जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप सब लोगों को पता होगा 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाने वाला है। बहुत तरह के नए सेक्शंस, नए फॉर्म आ चुके हैं, बहुत नई लिमिट्स इंट्रोड्यूस कर दी है। तो दोस्तों आप लोग भी जाने अनजाने में डेली टू डेली कितने तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आप लोग बैंक के अंदर तो लेन देन करते ही करते हैं, इसके अलावा भी कुछ और ऐसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं जहां पर आपका पैन नंबर दिया होता है, और जैसे ही आप पैन नंबर दे देंगे तो आप ये मान के चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी कोई भी सूचना कभी भी पहुंच सकती है। तो आज की इस वीडियो में 1 अप्रैल 2026 से बैंक के साथ साथ में ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। कर जाते हो गलती से तो क्या सावधानियां रखनी है। दोस्तों कितने बैंक अकाउंट रख सकते हो, कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कितना कर सकते हो, ऑनलाइन यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस कितना कर सकते हो, अदर ट्रांजैक्शंस की काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों लिमिट्स हम बताने वाले हैं। मैक्सिमम कितना पैसा अपने अकाउंट में रख सकते हो, नोटिस आपको कब तक आ सकता है, अगर आपको नोटिस ना आए कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को सॉल्यूशंस हैं उनकी सहायता से रख सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 26 से चालू हो जाएगा। सारे के सारे सेक्शंस, फॉर्म्स, इनको रीनंबरिंग कर दी गई है। अब आपको सारे के सारे नए फॉर्म्स को एक बार फिर से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये सारी की सारी रिपोर्टिंग दोस्तों फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। 1 अप्रैल 26 से लेकर के 31/3/2027 फाइनेंशियल ईयर 26-27 होगा। अब इसे टैक्स ईयर 26-27 बोले जाने वाला है। तो सारी की सारी लिमिट्स, सारे के सारे चेक्स हैं वो हमें ईयर वाइज करने हैं। नोटिस भी आएगा वो अलग अलग सालों का अलग अलग आता है। हो सकता है एक साल में आपने ज़्यादा लेन देन किया तो उस साल का नोटिस आ गया, अगले साल का ना आया। ये नोटिस आता कैसे है दोस्तों? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, SFT, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक जगह नहीं जा सकता था। उस इनकम टैक्स ने बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी लगा दी। आपके पास कोई व्यक्ति आए, कोई लेन देन करना हो तो पहले तो उसका पैन नंबर ले लेना, एक लिमिट से ज़्यादा करे तो हमें बता देना, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, शेयर मार्केट वाले, क्रिप्टो वाले, गेमिंग वाले। इफ़ यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, अब ये लिमिट का ही तो सारा चक्कर है, कितनी लिमिट हमें क्रॉस नहीं करनी है, कितनी लिमिट से कम करना है, तो बैंक SFT के अंदर रिपोर्ट कर देगा और आपकी ये सारी की सारी सूचना AIS, TIS के अंदर शो कर देंगे। और दोस्तों फॉर्म 26S जो अब नया फॉर्म 168 आ गया है, तो क्या करेंगे, बैंक आपकी दोस्तों इंफॉर्मेशन ले लेगा। तो कैसे आप लोगों को सेव कर रहे हैं, सिर्फ बैंक तक ही सीमित नहीं है। FD, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड्स, बहुत तरह की ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों को इन ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों कितने बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर आपको कोई लिमिट नहीं दी गई है। दोस्तों आप 1 अकाउंट रखें, 2 अकाउंट रखें, 5 रखें, 10 रखें, 25 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। एनी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट यू कैन ओपन इन एवरी बैंक। आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देने पड़ेंगे, SMS के चार्जेस, ATM के चार्जेस, कैश हैंडलिंग के चार्जेस, लेजर फोलियो के चार्जेस। कितने चार्जेस देने पड़ते हैं दोस्तों? अगर आपके 10 अकाउंट हैं तो 10 में ATM लोगे तभी UPI चलेगा, उनके SMS चार्जेस लगेंगे, नहीं तो OTP नहीं आएंगे। तो आप चाहते हैं कि जितने कम अकाउंट आप रखें उतना ही कम खर्चा लगेगा। एक गवर्नमेंट रख लो, एक प्राइवेट रख लो, एक ऑनलाइन रख लो, एक ऑफलाइन रख लो, जिससे क्या होगा कि आपके कम चार्जेस लगेंगे और अच्छे से आप उन्हें मैनेज कर पाओगे। अब दोस्तों सबसे पहली लिमिट हमारी कैश की है। ए सिंगल ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रेस्ड। दोस्तों आपने एक 10 रुपए भी जमा कराए ना अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, क्योंकि जब आपने खाता खुलाया था तो वहां पे आपने अपना पैन नंबर भी दिया था, आपने अपना आधार नंबर भी दिया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों हर जगह नहीं पहुंच सकता है। पैन कार्ड दिया है, पैन नहीं दिया तो भी आपने आधार दिया होगा, आधार पैन से लिंक है। आज की तारीख में 148 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों। एक व्यक्ति का अगर आप 2 एवरेज अकाउंट लें, मान लीजिए छोटे बड़े को मिला करके, तो 300 करोड़ अकाउंट हो गए हमारे इंडिया के अंदर। तो कैसे पता लगेगा? और कम से कम एक अकाउंट तो होता ही है। कुछ लोग ज़्यादा अकाउंट यूज़ करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो ये पॉसिबल नहीं होता हर एक ट्रांजेक्शन्स को इनकम टैक्स वाले ध्यान दें। तो उन्होंने कुछ लिमिट रख दी है, इस लिमिट को क्रॉस करोगे तभी आपको दोस्तों यहाँ पे पकड़ा जाएगा। अब आप विदाउट टिकट दोस्तों ट्रेन में सफ़र करके आ चुके हो। आप जैसे ही ट्रेन से उतरे तो आपके सामने 2 गेट थे। एक गेट के अंदर तो एक TT साहब खड़े थे और एक गेट का अंदर कोई नहीं खड़ा था। तो अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे, उस लाइन में, उस रास्ते पे जाओगे तभी तो पकड़े जाओगे ना। अगर आप उसको क्रॉस ही नहीं करोगे, बिना TT वाले से निकल जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक व्यक्ति एक पैन कार्ड से एक बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाता है जो लिमिट बताई है,
तब ये सूचना इनकम टैक्स को जाएगी, अदरवाइज सूचना नहीं जाएगी। और ये लिमिट हम पहले से ही पता करके रखेंगे। तो इनकम टैक्स वाले एडवांस है तो हम उनसे भी ज़्यादा एडवांस रखेंगे। तो दोस्तों कैश डिपॉजिट आजकल बहुत कम हो गया है। कैश आप लोग खुद सोचिए, आप हमें कमेंट करके भी बताएं, लास्ट टाइम आप अपने बैंक अकाउंट में कैश पर्ची से भरकर लाइन में लग करके जमा कराने कब गए थे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई गया होगा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी एक लिमिट, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश की लिमिट रखिए दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीआई की लिमिट का क्या होगा दोस्तों, तो यूपीआई आज की तारीख में रिपोर्टेबल नहीं है। 10 लाख से ज्यादा का या एक बार में कराएं या टुकड़ों टुकड़ों में करवाएं। एक बैंक के अंदर आपके सेविंग में, करंट में, लोन में, सैलरी में, केसीसी में, सभी में मिलाकर के कराएंगे तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, नो पैन कार्ड रिक्वायर्ड, ₹5 लाख डिपॉजिट करते हो जब आपको पैन कार्ड चाहिए, और आपके आधार कार्ड से भी ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पैन कार्ड आधार कार्ड से ऑलरेडी लिंक है। तो पहले क्या होता था, 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट कराओगे तब पहले तो क्या होता था, 50,000 रुपए से ज्यादा के कैश डिपॉजिट पर भी आपसे पैन मांगा जाता था। अब उस लिमिट को तो 10 लाख कर दिया है और 10 लाख रुपए की रिपोर्टिंग कर दी है, कैश जमा कराएंगे या निकालेंगे। और 5 लाख तक के कैश डिपॉजिट या जमा पर अब आपको पैन नहीं देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इन फाइनेंशियल ईयर 1/4/26 आपका साल स्टार्ट होगा, 31/3/27 को खत्म होगा। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करा देते हो, लिमिट क्रॉस करते हो, तो वो बैंक वाले इंफॉर्मेशन दे देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और एक बार के अंदर 2 लाख से कम रखने हैं दोस्तों। इसकी भी एक व्यक्ति को बहुत पुरानी नोटिस आई थी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बिजनेसमैन हो, करंट अकाउंट यूज करते हो, तो ये लिमिट 10 लाख की जगह 50 लाख रुपए कर दी है। कैश निकालना है दोस्तों तो सेविंग में सेम 10 लाख रुपए और करंट में 50 लाख से ज्यादा निकालते हो तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। अब दोस्तों आपका पैसा आप निकाल रहे हो, उस पर भी आपको टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स देना पड़ जाएगा। आप अपने खाते से पैसा निकालने गए, आपने एक लिमिट से ज्यादा कैश निकाला और आपको बाद में पता लगा आपका टैक्स कट गया। अरे भाई साहब, ये मेरा खुद का पैसा था, मैं कुछ मर्जी करूं, लेकिन आपका यहाँ पे टैक्स कट जाएगा जो टीडीएस होता है। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी और उसका टाइम निकल गया तो दोस्तों आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा 20 लाख रुपए तक। अब एक तो मैंने 10 लाख रुपए की लिमिट बता दी, ये तो सूचना इनकम टैक्स को जानी ही जानी है। अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा निकाल लेते हैं तो ऊपर वाली अमाउंट पर 2% का टीडीएस कटेगा 1 करोड़ रुपए तक, और 5% टीडीएस कटेगा 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से भी आप लोगों को बता दूं। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी, 30 लाख रुपए नगद निकाल लिया, तो यहाँ पे 20 लाख तक का तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 10 लाख रुपए के ऊपर उसका 2% टीडीएस कट जाएगा। अब ये कटा हुआ टीडीएस आप ही के पैन कार्ड में शो होगा ऑनलाइन, और आप उसके बाद में देख लेंगे कि आपके सीए साहब अपनी आईटीआर में क्या दिखाते हैं, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो। और 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर आप लोगों का 5% का टीडीएस कटेगा। वहीं पर पिछले 3 साल की आईटीआर आपने भरी है तो 1 करोड़ रुपए तक आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर कटेगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ 1 लाख रुपए निकाला तो सारे पर ही कट जाएगा, ऊपर वाले पर सिर्फ 2% का टीडीएस कटेगा अगर आप पिछले 3 साल की आईटीआर भरते हैं। दोस्तों आजकल ये बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। 10 लाख से ज्यादा अगर आप करवाते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। और विदाउट पैन अब आपको दोस्तों 5 लाख से ऊपर पर भी ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी और आरडी कराते हैं, आपका पैसा है कराइए, लेकिन 10 लाख से ज्यादा एक बैंक में, एक पैन कार्ड में आप कराते हैं तो ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। लेकिन इनका इंटरेस्ट दोस्तों आपका रिपोर्टेबल होगा। मैंने आपको बताया था ना कि 1000 रुपए का ब्याज आया, 100 रुपए का ब्याज आया, 10 रुपए का ब्याज आया एफडी आरडी का, ये भी आपके ऑनलाइन शोक हो जाएगा और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा करके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। कैशबैक, रिवॉर्ड्स के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप लोग करते होंगे। 10 लाख से ज्यादा का एक क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप भर देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वो बिल ड्यू नहीं हुआ था, उससे पहले ही मैंने भर दिया, तो भर तो दिया ना, तो भर दिया तो वो भी काउंट हो जाएगा। और कैश के अंदर आजकल कोई क्रेडिट कार्ड का बिल मुझे नहीं लगता भरता होगा बैंक में जाकर के, उसकी लिमिट ये 1 लाख रुपए है। तो पर कार्ड, पर फाइनेंशियल ईयर, पर पैन कार्ड, तो आप जहां पर भी क्रेडिट कार्ड को यूज करें दोस्तों, इसको मनाही नहीं है, क्रेडिट कार्ड तो यूज करने के लिए बना है। कंपनी तो कहती है ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा कैशबैक, रिवॉर्ड, लॉन्च फैसिलिटी देंगे, आपको कूपन देंगे, गिफ्ट देंगे, तो आप उसका रिकॉर्ड जरूर रखें कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। प्रॉपर्टी दोस्तों, रियल स्टेट, आपके अड़ोस में, पड़ोस में घर, दुकान, प्लाट का रेट देखना 5 साल पहले, 2 साल पहले क्या था और आज क्या हो गया है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हैं, 30 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री होती है,
दोस्तों मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का कोई दुकान या मकान खरीदी, लेकिन उसकी रजिस्ट्री ही 25 लाख की है, तो ये सूचना इनकम टैक्स को पहले 30 लाख से ऊपर पर जाती थी, अब इस लिमिट को 45 लाख कर दिया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक रजिस्ट्रार के अंदर अगर आप 45 लाख से ज्यादा का ये लेन देन करते हो, प्रॉपर्टी या तो खरीदते हो या बेचते हो, तो सूचना चली जाएगी। लेकिन 20 लाख से ऊपर पर अब आपको पैन रिक्वायर है। 20 लाख से कम की रजिस्ट्री पर पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, हालांकि वो आपसे मांग सकते हैं। अगर दोस्तों आपने स्टाम्प पेपर परचेज किया है तो ये नई लिमिट इंट्रोड्यूस की है। अगर आपके पास पेन है तो 2 लाख रुपए, पेन नहीं है तो 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट आपकी ये स्टाम्प पेपर अगर आपने खरीदे हैं, रिपोर्ट चली जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, दोस्तों किसी भी तरह का कोई बीमा, ये भी नई रिपोर्टिंग है। 10 लाख से ज़्यादा का आपने कोई प्लान खरीदा, कोई इस तरह की कोई आपने पैसा लगाया और बिना पैन कार्ड के दोस्तों 5 लाख रुपए है। और आजकल तो आपने ये भी सुना होगा, किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस कराओगे बिना पैन कार्ड के, आपका ये इंश्योरेंस नहीं करके दिया जाने वाला है। सैलरी या जॉब, साथ साथ में शेयर मार्केट में आप अपना किस्मत आजमाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत तरह के काम आप कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंट्राडे, F&O, हेजिंग, IPO, शेयर मार्केट के ऊपर कब और कितना टैक्स लगता है हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन आप ये ब्रोकर के थ्रू करेंगे, और जो ब्रोकर होता है दोस्तों वो आपका पैन कार्ड के बिना कोई भी काम नहीं करता है। और जो आपके खतरनाक फॉर्म थे वो थे दोस्तों AIS और TIS। 1 रुपए का भी शेयर खरीदेंगे ना, अगर आप, पहले तो ये लिमिट थी 10 लाख रुपए पर शेयर की, पर कंपनी की, लेकिन सिंगल शेयर आप खरीदेंगे, बेचेंगे, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये शो हो जाएगा। आप अपनी कैपिटल गेन की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, उसको प्रॉपर ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप किसी ब्रोकर से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, AMC खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाते हैं, चाहे आप हर महीने लगाएं या इकट्ठा पैसा लगा दें या उसको आप रिडीम करें, ये भी आपके ऑनलाइन शो हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड के साथ साथ में आप लोगों ने इस बार तो ETF के अंदर भी बल्ले बल्ले कर दिया था। सोने और चांदी की ETF में अगर आपने पैसा लगाया है तो ये सूचना भी इनकम टैक्स को चली जाती है। इसके बाद में किसी भी कंपनी ने अगर आपको डिविडेंड दिया, चाहे मैं दोस्तों बता रहा हूँ ना, आपके पास 100 शेयर थे और 1 रुपए का डिविडेंड मिला, तो 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भी आपके शो हो जाएंगे। तो शेयर से, म्यूचुअल फंड से, यूनिट से आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा उसकी सूचना भी आ जाएगी। दोस्तों आपको सेविंग खाते का ब्याज, आपके 10 अकाउंट हैं, आप ना बताओ इनकम टैक्स को, 10 लाख से ज्यादा कैश जमा ना कराओ, लेकिन 1 रुपए का भी ब्याज मिलेगा, वो शो हो जाएगा ऑनलाइन। FD का ब्याज, RD का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज, इन सभी का ब्याज ऑनलाइन शो हो जाएगा। अब दोस्तों मोटर व्हीकल, अगर आप 10 लाख से ज्यादा की कोई कार, बाइक खरीदते हो तो आपको पता होगा यहाँ पर आपका TCS कलेक्ट होता है 1% का। और आपने लोन लिया हो, कुछ भी लिया हो, मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी ले ली और आपने ITR भरी या भरी नहीं, 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, तो बाकी का पैसा कहां से आया था? तो अगर आपके पास लोन वगैरह होगा तो आपको बताने में थोड़ा सा आसान हो जाने वाला है। लग्जरी गुड्स की बात करें दोस्तों, 10 लाख से ऊपर का कोई भी बैग, कोई भी रिस्ट वॉच, फुटवियर, होम थिएटर, कोई भी इस तरह का रेयर कलेक्शन लेते हैं तो 1% का TCS कलेक्ट हो जाएगा। तो किन लोगों को भी अब इनकम टैक्स वाला अपने दायरे में ले रहा है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के अंदर P2P में आपका किसी ने TDS काट लिया या आप किसी एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हैं। गेमिंग वैसे तो बैन हो गई है, लेकिन पहले जो अगर आपने की थी, लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, पंजाब स्टेट लॉटरी, GST में कितना डेटा आया, दोस्तों 75 तरह की एंट्रियां होती हैं जो आपके AIS TS में शो होती हैं। वो सारी की सारी आपको देखनी है, चेक करनी है, जैसे ही आपका 31 मार्च को साल खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने पर आप अप्रैल और मई के महीने में वेट कर लेंगे। इसके बाद में जैसे ही आपका 15 जून आएगा या जुलाई आएगा, आप लोग प्लीज एक बार अपना AIS TS जरूर चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना है इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब दोस्तों कैश विड्रॉल कर लेते हैं, कैश जमा करा देते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्रॉस कर देते हैं तो क्या होने वाला है, इसका डज नॉट मीन की नोटिस आएगा ही आएगा। दोस्तों मैं हर बार आपको बताता हूं कि आप लोग को डराने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नोटिस आएगा। अब रोल आता है आपकी ITR का। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आप खुद भर करके सरकार को बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम थी, मेरा इतना सेल था, मेरा इतना ट्रांजैक्शंस था, और आपने AIS TS के हिसाब से भरा है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली है। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा रोल आता है
इफ ITR फाइल्ड एंड नॉट फाइल्ड एक्यूरेटली। दोस्तों आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया 40 लाख रुपए, शेयर मार्केट के अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है, और आप पार्ट टाइम में अदर सोर्स में इनकम दिखा रहे हो, ITR 1 दिखा रहे हो, बिजनेस की इनकम नहीं दिखा रहे हो, तो डिपार्टमेंट आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकता है, पूछ सकता है ये कैश आपके पास कहां से आया था, या आपने शेयर मार्केट में 1 करोड़ रुपए के सेल कर दिए। हालांकि हो सकता है 1 करोड़ रुपए वही आपका बार बार घूम रहा हो, लेकिन आपको यहाँ पे 30% का टैक्स, 200% की पेनल्टी, जितना आपका पैसा था उतने रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों ITR आपने नहीं भरी तो 101% नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। पहले आपसे वो पूछेंगे कि ITR क्यों नहीं भरी, फिर पूछेंगे ये कैश, ये पैसा आपके पास कहां से आया था, आपके पास रिकॉर्ड होगा। अगर आप बता देंगे कि मैंने टैक्स की चोरी नहीं करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इस तरह से आएगा। ये देखिए दोस्तों, एक नोटिस आया था क्लाइंट को, यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम इस साल की। हालांकि 4 साल 6 साल बाद ये नोटिस आएगा तो आप कहां जाएंगे दोस्तों। योर केस फ्लैग हुआ था हमारे CBDT के रिस्क मैनेजमेंट में, आपने कैश डिपॉजिट किया इतने रुपए का, और आपने ITR क्यों नहीं भरी। तो दोस्तों आप क्यों इस झंझट में पड़ते हैं, क्यों उस लिमिट को क्रॉस करते हैं। मैंने आपको बताया था, ये देखिए, डिपॉजिट कैश ऑफ ₹10 लाख रुपए और डिपॉजिट कैश ऑफ ₹2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए वाली लिमिट वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स को ये 2 लाख रुपए की लिमिट भी ट्रिगर हुई है। सर मैं तो UPI से यूज करता हूं, मैं तो ऑनलाइन नेफ्ट, RTGS, भीम वगैरह का यूज करता हूं। तो आज की तारीख में दोस्तों सिर्फ कैश की रिपोर्ट जाती है, ऑनलाइन UPI, नेफ्ट, RTGS की सूचना नहीं जाती है। लेकिन फिर भी आप ये मत समझें, एक बार आपका केस सेलेक्ट हो गया दोस्तों, फिर सारी की सारी क्रेडिट अमाउंट का पूछा जाएगा, फिर आपको नहीं छोड़ा जाएगा कि ये पैसा कहां से आया था। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि 13,000 दुकानदारों को बेंगलुरु में GST डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे थे। तो दोस्तों पूरे साल के अंदर अगर आप कोई माल बेच रहे हैं, कोई दुकानदार हैं, तो 40 लाख से ज़्यादा, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट 20 लाख है। सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 20 लाख से ज्यादा, कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट 10 लाख है। सेल और सर्विस मिलाकर के करते हैं तो 20 लाख रुपए है। आपको GST नंबर लेना जरूरी हो जाएगा। 13,000 लोगों को दोस्तों GST के नोटिस आए थे कि उन्होंने GST नंबर क्यों नहीं लिया और 40 लाख से ऊपर का लेन देन किया था। तो आप GST के अंदर कोई माल बेचते हैं दोस्तों, एक बिल का, एक दिन में एक ट्रांजैक्शंस का 2 लाख से ज़्यादा का कैश ना लें, क्योंकि कैश लेने वाले को इतने रुपए की पेनल्टी, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कितने अकाउंट रख सकते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स में, GST में, RBI में, ED में, FEMA में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। जितने भी अकाउंट रखें आप उनको जस्टिफाई करें, और दोस्तों आप अपने बैलेंस की बात करें, कितना अमाउंट आप बैंक में रख सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में पड़ा है दोस्तों 1 करोड़ रुपए, ये आपके फादर ने आपको गिफ्ट दिया था, क्योंकि उसका ब्याज तो ऑनलाइन शो हो जाएगा। आपने सेल की थी, आपने किसी से उधारा पैसा लगाया था, आपने पिछले 10 साल से ITR भर रहे हो, मान लीजिए 4-4 लाख रुपए की, तो 40 लाख रुपए की तो कैपिटल आपकी बन गई ना। तो जितना आपके पास में प्रूफ है, जस्टिफाई कर सकते हैं, उतना आप अकाउंट में पैसा रखें। एज ऑफ नाउ नंबर ऑफ बैंक अकाउंट भी दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया है और अमाउंट भी नहीं बताई है। तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितनी ट्रांजैक्शंस करें वो जेन्युइन सोर्स हो, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो कि लोन आया था, गिफ्ट आया था, सेल था, सर्विस था, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों कब तक ये नोटिस आ सकता है। SFT जो होती है ना, जैसे ही आपका 31 मार्च साल खत्म होगा तो उनको 31 मई तक 2 महीने के अंदर अंदर वो सूचना देनी होती है बैंक वालों को। तो जैसे ही आपका साल खत्म होगा, उसके 3 साल खत्म होने के असेसमेंट ईयर के, मतलब 4 साल तक फाइनेंशियल ईयर के। अब फाइनेंशियल ईयर जो आपका 25-26 खत्म हुआ है, इसका नोटिस आपको 31/3/30 तक आ सकता है। इसके अलावा भी आप, सरकार अब 3 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा आप लोगों से ले लेती है। तो इस चीज का ध्यान दें, आपको ये नोटिस 4 साल तक आ सकता है अगर आपने ट्रांजेक्शन 50 लाख तक की है, और वहीं अगर आपकी ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो 6 साल तक आपको ये नोटिस भेज के पूछ सकते हैं आपने ITR क्यों नहीं भरी, आपका ये पैसा, आपने ये लेन देन कहां से किया था। तब जाकर के दिक्कत आ जाती है दोस्तों। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता दिया, 25-26 का आपको 31/3/26 वाला जो नोटिस है दोस्तों, ये आपको आ सकता है 2030 तक, प्लस में 3 महीने का और टाइम दे दिया जाएगा। और वहीं पर अगर आप ITR दोस्तों किसी भी सेविंग अकाउंट के अंदर आपका डिपॉजिट 50 लाख से ज़्यादा है, करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी इनकम चाहे लाख रुपए ही है, फिर भी आपको ये ITR भरनी जरूरी है अगर आपका डिपॉजिट इतना हो जाता है। ITR भरनी कब जरूरी है दोस्तों, यूजुअली 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। एक होता है सैलरी की इनकम, एक होता है रेंट की इनकम, एक कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड से होता है, एक बिजनेस होता है, और इन चारों में जो नहीं आती वो अदर सोर्स में आती है। ये सब मिलाकर के हो जाती है दोस्तों आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब यहाँ पर भी ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपए के बाद ITR भरनी जरूरी है।
60 से 80 वालों के लिए 3 लाख, 80 से ऊपर वालों के लिए 5 लाख। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम में जाते हो तो 4 लाख रुपए सभी के लिए है। यहाँ पे कोई उम्र का कोई बंदिश नहीं है। 4 लाख से ऊपर इनकम पर ITR भरनी जरूरी है। लेकिन सर हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। बिल्कुल सही सुना था आपने। टैक्स आपको अपनी इनकम पर देना होता है, स्लैब रेट के हिसाब से देना होता है। स्पेशल इनकम पे स्पेशल है। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाएंगे तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस लेने के बाद 5 लाख रुपए माफ है। न्यू रिजीम में जाएंगे तो डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद 12 लाख माफ है। दोस्तों हम लाख रुपए की डिडक्शन ले लेंगे, 2 लाख की ले लेंगे तो भी 5 और 2 7 ही माफ हुआ, और न्यू के अंदर तो वैसे ही 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों जो भी रिकॉर्ड आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको आप ध्यान से रखिए। ये पैसा इससे आया था, इससे गया था, प्रॉपर अपनी ITR भरें दोस्तों। बिना बात के लेन देन ना करें। करंट अकाउंट यूज करें, ज़्यादा लेन देन है, इस तरह का कोई लेन देन करते हैं जहाँ पे बार बार आपको ये ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती है, तो आप अपना लाइसेंस, सर्टिफिकेट, फ्रेंचाइजी, करंट अकाउंट का इस्तेमाल करें। जैसे ही साल खत्म हो जाएगा AIS और TIS जरूर चेक करें। आपका ये फॉर्म 68 168 हो जाएगा, फॉर्म 26 था। प्रॉपर ITR भरें दोस्तों। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर, मेल ID अपडेट करें, ताकि सारे के सारे कम्युनिकेशन आजकल ऑनलाइन ही होते हैं। टाइमली कोई नोटिस आया है तो उसका रिप्लाई करें। और दोस्तों किसी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया आ चुका है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ट्रांजेक्शन्स की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है ताकि कोई नोटिस ना आए। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अभी तक हमें लाइक नहीं किया है तो लाइक करें इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।